रहमानिर्रहीम। तो आज हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस करना है। तो एक बात याद रखें, आज की जो वीडियो है ये सेकेंड ईयर वालों के लिए तो है ही है, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। और एक बात, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और फीडबैक लाजमी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को देखते हैं कि किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि 2 गुर्दे और 2 ही यूरेटर नालियाँ, 1 यूरिनरी ब्लैडर and 1 urethra, and these are the part of urinary system of man। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं कि ये जो पड़े हुए हैं यहाँ पे रीनल पैरामाइड्स, ये ट्राइएंगल शेप, ये मैंने यहाँ पे बाहर करके भी इसको लिखा हुआ है, इसीलिए ये इसके अंदर आपको ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी, और यहाँ इसके अंदर ये जो ट्यूब होती हैं वो मिलियंस होती हैं। और ये ट्यूब कौन सी हैं, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। ये मैंने यहाँ से समझें कि एक ट्यूब को बाहर निकाल के बड़ा करके बनाया हुआ है, एक ही ट्यूब को, बाकी इस तरह सारी अरेंज हुई होती हैं। तो अब इसके अंदर ये देखते हैं कि ये ट्यूब का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। तो एक बात और याद रखें कि ये ट्यूब जो है या आपकी किडनी में पड़ी हुई है, ये रीनल पैरामाइड्स के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनी का। आपकी किडनी की बुनियादी यूनिट है ये, यानी इसके बगैर आपकी किडनी कोई काम सरअंजाम नहीं दे सकती। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें ये मून लाइक स्ट्रक्चर जो पड़ा हुआ है, कपी शेप, इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल के अंदर जो क्लस्टर है, खून की नालियों का क्लस्टर है, गुच्छा पड़ा हुआ है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। याद रख लें, ये खून की नालियों का जो गुच्छा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, जिसके अंदर से माइक्रो मालिक्यूल्स तो इजीली गुज़र सकते हैं, लेकिन मैक्रो मालिक्यूल्स यानी बड़े मालिक्यूल्स इसके अंदर से नहीं गुज़र सकते। तो इसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये बलदार नाली वाला हिस्सा जो शुरू हो रहा है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद आप यू शेप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जो लूप ऑफ हैनले है, और इसके 2 पार्ट हैं। ये जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये एसेंडिंग है। और इसके बाद फिर वही डक्ट नाली वाला पार्ट है जो बलदार है, कन्वोल्यूटेड है, और इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये फर्स्ट था, पहला था, इसलिए उसने इसको कह दिया प्रॉक्सिमल फर्स्ट, और ये डिस्टल आखिरी। और इसके बाद यहाँ पे ये पड़ी हुई है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आके आपका यूरिन कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, सारा की सारा यूरिन क्या होता है? इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद आपकी किडनी के अंदर कैविटी है, स्पेस है, रीनल पेल्वस, जहाँ से निकलता है यूरेटर। ये पेल्वस पड़ा हुआ है,
ये यहाँ से निकलता है यूरेटर, और ये यूरेटर यहाँ से निकलने के बाद मिलता है सीधा यूरिनरी ब्लैडर से, और फिर यूरिथ्रा आपकी बॉडी में एक ओपनिंग है जहाँ से आपका वेस्टफुल सब्सटेंस यूरिन जो है एलिमिनेट हो जाता है, और उसके ज़रिए आपकी बॉडी से बहुत सा वेस्टफुल सब्सटेंस निकल जाता है। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है। तो इसमें सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये वर्क भी आपकी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो परफॉर्म करवाता है। अब एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ये भी नेफ्रॉन करता है, ये काम भी वेस्ट को एलिमिनेट करता है। किस तरह? यूरिन को बना के, अभी हम देखेंगे यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। अब ये आ गया यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो इसमें 3 प्रोसेस है: फिल्ट्रेशन, एक्टिव सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन किसी भी चीज़ का फिल्टर होना, एक्टिव सिक्रीशन खारिज होना, सक्रीट होना, और रीअब्जॉर्प्शन दोबारा जज़ब होना। इन तीनों चीज़ों के ज़रिए आपकी जो नेफ्रॉन है वो यूरिन फॉर्मेशन करती है। आइए तो हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को समझने के लिए दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे आते हैं। ये जो नाली यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये नाली, इसके अंदर से ब्लड आता है और यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? एक प्रेशर। क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि ये ऊपर वाली जो नाली है इसका डायामीटर इस नीचे वाली नाली से थोड़ा सा बड़ा है। ये खून लेके आ रही है, ये होगी एफरेंट आर्टरी, और ये वापस लेके जाएगी इफरेंट आर्टरी होगी। तो ब्लड इस नाली के ज़रिए आपके ग्लोमेरुलस से होता हुआ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ गया, किसके अंदर आ गया? बोमेन कैप्सूल के अंदर, और इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। यानी जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो स्मॉल पोर्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ का प्रेशर पड़ेगा तो वो पोर के अंदर से गुज़रने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? गुज़रने की कोशिश करेगी, और गुज़रने के बाद वो आ जाएगी बोमेन कैप्सूल के अंदर। ये है फिल्ट्रेशन, यानी पहला स्टेप। जहाँ पे याद रख लें जो फिल्ट्रेशन होगी उसमें यूज़फुल सब्सटेंस भी होंगे और सम नॉन यूज़फुल सब्सटेंस भी होंगे। इसके बाद एक्टिव सेक्रीशन। अब एक्टिव सेक्रीशन क्या चीज़ है? तो याद रख लें, बदकिस्मती से ऐसा मटेरियल जो यहाँ पे फिल्टर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। फिर सुन लें, एक्टिव सिक्रीशन के बदकिस्मती से वो चीज़ जो यहाँ से फ़िल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आनी चाहिए थी, यानी वेस्टफुल आपका मेटाबॉलिक वेस्ट, ड्रग्स या सोडियम आयन, पोटाशियम आयन्स या ड्रग्स या मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी वो नकारा मादे जिनकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको यहाँ से फ़िल्टर होना चाहिए था, तो वो चीज़ यहाँ पे फ़िल्टर नहीं हो सकी। तो अब वो जो है वो एक्टिव सेक्रीशन के ज़रिए क्या होगी, खून वाली नाली से ट्यूब के अंदर आएगी, खून वाली नाली से ट्यूब के अंदर आएगी, और इसको नाम देंगे एक्टिव सेक्रीशन का। अब वो इसको एक्टिव सेक्रीशन का नाम ही क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर है, यानी ये चीज़ खुद ब खुद नहीं आ जाएगी,
इसको यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होगी? एनर्जी रिक्वायर होगी। याद कर लें, आपकी ये ट्यूब याद रखें, आपकी ये ट्यूब जो है ये यहाँ पे इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है। अब ये होगी आपकी एक्टिव सेक्रीशन, यानी वो वेस्टफुल सब्सटेंस जो फिल्टर नहीं हो सका था, वो एक्टिव सेक्रीशन के ज़रिए ब्लड वाली नाली से इस ट्यूब के अंदर आ गया, तो इसको सेक्रीशन कहते हैं। और याद रख लें, ब्लड वाली नाली से ट्यूब के अंदर, ब्लड वाली नाली से ट्यूब के अंदर आना सेक्रीशन है, और ट्यूब से ब्लड में आना ये रीअब्जॉर्प्शन है, ये रीअब्जॉर्प्शन है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। उसके बाद आ जाएं आप रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें सोडियम आयंस, ग्लूकोज एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पे आ गया ये, यानी पहले फिल्ट्रेशन हुई, फिर एक्टिव सेक्रीशन हुई, अब रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब रीअब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों होगी? अब ऐसी वो चीज़, ऐसा वो मटेरियल जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए वापस ले लिया जाएगा, और फिर जो वेस्ट रह जाएगा वो कलेक्टिंग डक्ट के पास आएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्वस के अंदर आएगा, और रीनल पेल्वस से वो आएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रा के ज़रिए आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर जाएगा। और याद रख लें, ये जो सारे आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर हार्मोन्स ये काम कर रहे हैं, ADH और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन आपकी बॉडी के ऊपर, आपके नेफ्रॉन के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी ये जो सिस्टम सारा हो रहा है, यानी फिल्ट्रेशन हो रही है, एक्टिव सिक्रीशन हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इन सारी चीज़ों को हार्मोन्स परफॉर्म करवा रहे हैं। याद रख लें, ये रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन का काम वैसोप्रेसन करता है। वैसोप्रेसन एक हार्मोन है, इसको 10th क्लास में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर वालों ने, कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। याद रखें, इन हार्मोन का काम ही ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है, इन्होंने निकलने नहीं देना, निकलने ही नहीं देना, और अगर निकल गया है तो उसको रीअब्जॉर्ब करवाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को पढ़ा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।